दिनचर्या में इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो है तांबूल सेवन, यानी कि पान खाना। अब ये भी बड़ी कंट्रोवर्सी चीज हो जाती है कि यार पान खाना तो गलत हैबिट है, यार लोग एक मान के चलते हैं कि ये तो गलत चीज है। भाई पान खाना बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज होती है। पान में काफी सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है और ये आपके बहुत सारी बीमारियों में फायदा करती है। आयुर्वेद में जो द्रव्य गुण संग्रह है उसके अंतर्गत जब पान का वर्णन किया गया, पान को संस्कृत में तांबूल बोलते हैं। तांबूल तांबूल जो है इसे आयुर्वेद में हृदय यानी कि हृदय के लिए उपयोगी औषधियों के अंतर्गत रखा है। पान खाना व्यक्ति के हृदय को एक्टिवेट रखता है, यानी कि उसके हार्ट को एक्टिवेट रखता है, ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है और ब्लड के अंदर कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई क्लॉट बन रहा हो, छोटे छोटे माइनर क्लॉट बनते रहते हैं, कहीं पर भी कंजेशन डेवलप होता रहता है, उसको खोलने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसीलिए आयुर्वेद की सभी संहिताओं में प्रतिदिन दिन में कम से कम एक बार तांबूल सेवन का निर्देश दिया गया है, यानी कि दिन में एक बार आपको पान जरूर खाना चाहिए। लेकिन अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। भाई आयुर्वेद में पान खाने का निर्देश है, पान के अंदर ढेर सारा तमाकू, कटी हुई सुपारी, बहुत सारा चूना, कत्था, ये सब सेवन करने का निर्देश नहीं है। चूना और कत्था ये भी मेडिसिनल चीज है, इसके भी फायदे होते हैं, लेकिन आप बहुत ही अल्प मात्रा में इसका प्रयोग करते हैं। जब तमाकू डालकर उसका एडिक्शन करने का, दिन में 5-10 पान खाने का आयुर्वेद में निर्देश बिल्कुल नहीं है। स्वस्थ व्यक्ति को अपने हृदय को एक्टिवेट रखने के लिए, भूख बढ़ाने के लिए, डाइजेशन को इंप्रूव करने के लिए दिन में एक बार सामान्य पान का सेवन, उसमें आप चूना या कत्था का प्रयोग कर सकते हैं। उसके अंदर थोड़ा सा इलायची और सौंफ डाल सकते हैं, जो कि आयुर्वेद में दीपन पाचन द्रव्य बोले गए, यानी कि जो भूख बढ़ाने का काम करते हैं, इनका आप प्रयोग कर सकते हैं। थोड़े से मेथी दाना आप इसके अंदर डाल सकते हैं। ये सारी चीजें भूख बढ़ाने का काम करती है, शरीर के अंदर के जो वात पित्त कफ है उसको सामान्य अवस्था में बनाए रखने का काम करती हैं। तो दिन में एक बार तांबूल सेवन का निर्देश आयुर्वेद में दिया गया है, लेकिन एडिक्शन का इसके अंदर ड्रग्स वाली चीजें, तमाकू और दूसरे और भी जो चीजें डालते हैं जो कि आपको नुकसान पहुंचाती है, उनका वर्णन नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर मैं ये बता दूं कि जो तांबूल होता है उसको हृदय रोगों के लिए बहुत अच्छा बोला गया है, लेकिन ये काफी ज्यादा गर्म होता है। इसीलिए जो लोग ज़्यादा पान खाते हैं, ज़्यादा पान चूना लगा के खाते हैं, उनके गले में या मुंह में अक्सर छाले हो जाते हैं। तो वो दिक्कत वाली बात यही है कि वो ज़्यादा पान खा रहे हैं। नॉर्मल मात्रा में यदि आप तांबूल सेवन करेंगे, पान का सेवन करेंगे, तो इससे नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अधिक मात्रा में पान खाने से व्यक्ति को रक्त पित्त के रोग हो सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसके शरीर में पित्त काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हो, जिसको चक्कर बहुत ज़्यादा आते हो, जिसको क्षीण हो गया हो, यानी कि जिसका वजन लगातार कम होता जा रहा हो, जो छत रोगी हो, यानी कि जिसको सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कत महसूस हो रही हो और लंग्स के अंदर कफ भर चुका है या फिर लंग्स के अंदर पस भर चुका है या पानी भर चुका है, ऐसे रोगों में जिनकी आंखें बहुत ज्यादा दुखती हैं, जो विष से पीड़ित हैं, किसी भी प्रकार का पॉइजन उनकी बॉडी में आ चुका है, जिनको टीबी हो चुका है, ट्यूबरकुलोसिस है, ऐसे लोगों में आयुर्वेद में पान खाने का निर्देश नहीं है। ठीक है, पान के लिए अब मैं कंक्लूड यही कर दूं, दिन में एक बार आपको पान खाना चाहिए। नॉर्मल व्यक्ति को अपने डाइजेशन को इंप्रूव करने के लिए पान का एक पत्ता खाना चाहिए। इसके अंदर थोड़ी सी सौंफ, इलायची, मेथी, कस्तूरी, ये सारी चीजें आप डाल सकते हैं, जो कि भूख बढ़ाने का काम करती है, जिनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है। अल्प मात्रा में चूना एवं कत्थे का सेवन भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा मात्रा में नहीं करना है, अदरवाइज ये मुंह के अंदर छाले पैदा करता है। दूसरी बात, इसको मुंह के अंदर चबाने का निर्देश आयुर्वेद में नहीं है। जैसे ही आप कोई दूसरी चीज खाते हैं कि भाई उसको 15 सेकंड, 20 सेकंड या मैक्सिमम आप आधे मिनट के लिए, 30 सेकंड के लिए चबाते हैं, उसके बाद गुटक लेते हैं, उसी तरीके से आपको पान खाना चाहिए। ये मुंह में जो ठूस के भर के रखते हैं और फिर उसकी पीक निकलती है, उसको थूकते जाते हैं, 1-1 घंटे तक एक ही गाल में चिपका रहता है, इस तरीके से आयुर्वेद में पान खाने का निर्देश नहीं है। यही कारण है कि लोग गलत तरीके से आयुर्वेद को फॉलो करते हैं और फिर जो उसके साइड इफेक्ट होते हैं वो सब आयुर्वेद के नाम पे दे दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है भाई, सही तरीके से आयुर्वेद को फॉलो करिए। आचार्य ने आयुर्वेद अष्टांग संग्रह में आचार्य वाग्भट ने इसके बाद जीविका के लिए यत्न बोला है कि इंसान को इतना सब दिनचर्या के नियमों का पालन करने के बाद में अपनी रोजी रोटी से चलाने के लिए निश्चित रूप से काम करना चाहिए, क्योंकि जो आयुर्वेद है वो केवल हेल्थ से रिलेटेड नहीं है, बहुत सारी सामाजिक मानसिक चीज़ों को भी उसके अंदर शामिल किया गया है। इसलिए आयुर्वेद में रोजी रोटी कमाने के लिए, व्यवसाय करने के लिए भी नियम बताए गए हैं, लेकिन वो चूंकि समाजशास्त्र का विषय है, हेल्थ इशू नहीं है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर स्किप कर रही हूँ। इसके बाद आयुर्वेद में आचार्य वाग्भट ने वर्णन कर रखा है कि व्यक्ति को व्यायाम जरूर करना चाहिए।
ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यदि व्यक्ति व्यायाम नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से उनको किसी ना किसी प्रकार की व्याधि लगेगी। व्यायाम की परिभाषा देते हुए आचार्य वाग्भट लिखते हैं, शरीर आयास जननम कर्म व्यायाम उच्यते। इसको समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो सारे काम जिससे शरीर में आयास यानी कि थकावट पैदा होती है उसे व्यायाम कहा जाता है। अब इस लाइन को बहुत सारे लोग गलत तरीके से इंटरप्रिटेट करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए, यदि आप कोई घर का काम कर रहे हैं, आपको दिन भर घर से इधर से उधर भागना पड़ता है, आपका हाउसवाइफ है, आपके पास 2-3 मंजिला का घर है, आपको बार बार ऊपर जाना है, फिर नीचे आना है, फिर दूसरे काम करने हैं, और इस तरीके से पूरे दिन काम करने के बाद जब आप थक जाते हैं तो कई लोग ये बोलते हैं कि हम तो पूरे दिन ही व्यायाम कर लेते हैं। ये व्यायाम नहीं होता। अब मान लो कोई रिक्शा चालक है जो रिक्शा चला रहा है, अब वो पूरे दिन एक साइकिल चला रहा है, वो रिक्शा चला रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यायाम कर रहा है। ये व्यायाम नहीं है। व्यायाम का मतलब होता है जिससे शरीर के अंदर थकावट पैदा हो लेकिन मन प्रसन्न हो, शरीर में लघुता आए। मतलब एक्सरसाइज करने के बाद आपको अपना शरीर लाइट महसूस होना चाहिए। यदि आप इतने ज़्यादा थक जाते हो कि बस थके हुए निढाल पड़े हुए हो, आपको और कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप थक गए, नींद आ रही है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, गुस्सा आ रही है, तो ये व्यायाम नहीं है, ये एक्सर्शन है। एक्सरसाइज और एक्सर्शन डिफरेंट चीज़ है। आयुर्वेद में एक्सरसाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा बोला गया है, आपको करनी ही चाहिए। ठीक है, इतना आपको करना है। व्यायाम की डेफिनेशन बनाने के बाद कितना व्यायाम करना चाहिए, मात्रा घंटों में नहीं दे रखी है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ बोली है, व्यायाम आपको इतना करना है जिससे आपकी सांस चढ़ जाए, तेज सांस आने लगे। ठीक है, तेज आपका डीप इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन होने लगे, आप बहुत ज़्यादा सांस आपकी गहरी आने लगे, माथे से पसीना आ जाए, आपके चेहरे पे पसीना आ जाए। अब यहाँ आप गर्मी में हो, ऑलरेडी पसीना आ रहा है, तो ये वो वाला पसीना नहीं है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर काम करने के बाद आपको पसीना आ जाए तभी वो व्यायाम कहलाता है। ठीक है, थोड़ा व्यायाम किया, सांस फूल गई, बैठ गए, फिर थोड़ा व्यायाम किया, थोड़े चले दौड़े, फिर सांस फूल गई, फिर बैठ गए, ये व्यायाम नहीं है। पसीना आना एक बहुत ही बड़ा इंडिकेटर होता है आपकी बॉडी का कि आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो गया है और आपके जो रोमकूप हैं, ये जो छोटे छोटे रोए होते हैं हमारे सिर के ऊपर, इनके जो रोमकूप हैं वो खुल गए हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है, तो इसको आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। व्यायाम करने के बाद शरीर में लघुता आनी चाहिए, आपको भूख अच्छी लगनी चाहिए, मन प्रसन्न होना चाहिए। यदि आप काम करने के बाद में थकावट महसूस करते हैं, चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं, तो आप व्यायाम नहीं कर रहे हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हर व्यक्ति का व्यायाम उसके खाने के अनुरूप होना चाहिए। ये एक लाइन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि हमारे यहाँ आजकल हर व्यक्ति कैलोरीज इतना ज़्यादा काउंट करते हैं कि व्यायाम तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि इतने व्यायाम करके हमने इतनी कैलोरीज बर्न कर ली, लेकिन खाना फिर उसके अनुरूप नहीं हो रहा है। आज तो मॉडर्न साइंस वाले भी मान चुके हैं कि कैलोरीज इतना बड़ा फंक्शन प्ले नहीं करती हैं शरीर के मोटापे में या शरीर के दुबले होने में। ये दोनों डिफरेंट चीज़ें होती हैं। आपका जो भी खाना पीना है, आपका व्यायाम उसके अनुरूप होना चाहिए, और उल्टा भी बिल्कुल सही है कि जितना आप व्यायाम करते हो आपका खाना पीना भी उसके अनुरूप होना चाहिए। यदि आप व्यायाम बहुत ज़्यादा कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा खेल कूद करते हो, बहुत ज़्यादा दौड़ भाग करते हो, तो आपका जो डाइट है वो उसी के प्रोपोर्शन में होना चाहिए। साथ में ज़रूरी है आराम करना। आराम करना भी उसी के अनुपात में होना चाहिए। यदि आपका व्यायाम अच्छा है तो आपका खाना भी अच्छा होना चाहिए, आराम भी अच्छा होना चाहिए, तभी आपका जो शरीर है वो स्वस्थ रहेगा। व्यायाम के बाद में व्यायाम करने पे एक बहुत सारे लाभ होते हैं कि आयु, बल, शरीर, देश, काल, खान पान आदि देखकर करना चाहिए। व्यायाम में मात्रा का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। यदि आप अधिक मात्रा में व्यायाम करते हो, अधिक एक्सरसाइज करते हो, तो उससे आपके शरीर में बहुत सारे रोग पैदा हो सकते हैं। इसके लिए बहुत अच्छी लाइन आयुर्वेद में बोली है, गज सिंह इवाकर्षम भंजंती विनश्यति। जैसे कि जंगल का जो शेर रहता है, यदि वो हाथी को खींचने का प्रयास करे, हाथी का वजन बहुत ज़्यादा होता है, शेर यदि अपने जबड़े से हाथी को खींचने का प्रयास करे तो उसको प्रॉब्लम हो जाती है, उसके लंग्स काम करने बंद कर देते हैं। ये शायद अतिशयोक्ति है आयुर्वेद में, या समझाने के लिए बोला गया है, मुझे नहीं पता वाइल्ड लाइफ में ऐसा होता है कि नहीं होता। लेकिन यदि इस तरीके से एक कमज़ोर व्यक्ति बहुत ज़्यादा काम करने का प्रयास करे और अचानक से करे, तो ऐसे करने से आपको लंग्स के डिसऑर्डर हो सकते हैं।
ठीक है, व्यायाम के बाद बहुत सारी और चीज़ें हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके दिनचर्या के इंपॉर्टेंट पार्ट में आती है। अगला जो वीडियो होगा वो लास्ट वीडियो होगा दिनचर्या अध्याय का। चलो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।